नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। विरासत पर्यटन के बारे में दिया है, यानी हेरिटेज टूरिज्म के बारे में। हाल ही में भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा कहा गया है कि काशी, महाकाल और केदारनाथ धाम में जितने प्रभावशाली आगंतुक आए थे, जितनी उनकी संख्या थी, इससे देखकर यह भी लगता है कि निकट भविष्य में जो टूरिज्म सेक्टर से ये रोजगार का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है, एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। तो आइए जानते हैं हेरिटेज टूरिज्म के बारे में कि हेरिटेज टूरिज्म कहते क्या है। जो हमारे अतीत में विरासत बनी हुई है, चाहे हमारा ताजमहल हो, हवा महल हो, चाहे जो भी नेशनल पार्क वगैरह हो, जो भी हेरिटेज हैं, जिसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व है, इन स्थानों का यात्रा करना, इन स्थानों का यात्रा करना और उनका अनुभव साझा करना, मतलब जो भी एक्सपीरियंस है उसको महसूस करना और साथ साथ जो अवशेष है उसको कंजर्व करना, संरक्षित करना और उसका पता लगाना, इन सब सारी चीज़ों को मिलाकर बोला जाता है हेरिटेज टूरिज्म। यानी कि जो हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक महत्व के स्थल हैं उनकी यात्रा करना, उनका अनुभव लेना और उनकी जो अनोखी चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, इन सब सारी चीज़ों को मिलाकर बोला जाता है हेरिटेज टूरिज्म, यानी कि विरासत पर्यटन। इसका महत्व क्या होगा? महत्व इसका यह होगा कि जो विरासत पर्यटन है, इसका महत्व होगा कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित किया जा सकता है। इससे जो आय और रोजगार है वो भी बढ़ सकता है, इससे आय और रोजगार के साधन भी बढ़ सकते हैं। तो ये था हेरिटेज टूरिज्म के बारे में। और भी भारत में कुछ समृद्ध हेरिटेज हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जैसे भारत में है ताजमहल, कुतुब मीनार है जो ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा रखते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। विविध स्थापत्य शैलियों में बना है, जैसे जयपुर का हवा महल है, हम्पी का विजया विट्ठल मंदिर है, यहाँ पर भी टूरिस्ट आते हैं। प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल है, जैसे खजुराहो का मंदिर है और कोणार्क का सूर्य मंदिर है। जीवंत त्यौहार और परंपराएं में है, जैसे कि वाराणसी की गंगा आरती है, राजस्थान का जो पुष्कर मेला है, ये सब है हेरिटेज। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं। जैसे भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, जिसमें से जो 34 है वो सांस्कृतिक स्थल है, 7 जो है प्राकृतिक स्थल हैं और 1 है मिश्र, यानी कि मिश्रित स्थल है, जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही महत्व है। जीवंत विरासत और शिल्प के बारे में अगर बात किया जाए तो वाराणसी का जो गंगा घाट है वो है, प्लस राजस्थान का जो हस्तशिल्प है ये है। अब पाक कला विरासत की अगर बात किया जाए तो पूरे देश में, यानी कि पूरे भारत भर में जो विविध क्षेत्रीय व्यंजन बनाए जाते हैं, जो स्थानीय रूप से जो भोजन और नए नए पकवान बनाए जाते हैं, वो पाक कला विरासत के अंतर्गत आते हैं। तीर्थ यात्रा केंद्र की बात किया जाए तो वाराणसी हो गया, ऋषिकेश हो गया, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है ये भी आता है उसके अंतर्गत। सशक्त वैश्विक उपस्थिति के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रभावशाली भारतीय प्रवासियों ने विश्व स्तर पर भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसको जागरूकता बढ़ाने में भी योगदान दिया है। कुछ सहायक सरकारी नीतियों के बारे में बात करते हैं जो हमारे हेरिटेज को कंजर्व करने में और उसको प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए हैं। विरासत पर्यटन को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अतुल्य भारत योजना, स्वदेश दर्शन, प्रसाद योजना, एडॉप्ट ए हेरिटेज जैसी पहल शुरू की गई है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसी सुविधाओं का भी निर्माण किया गया है, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, प्रमोट करने के लिए अपने हेरिटेज को। सुबिका पेंटिंग के बारे में दिया है। मणिपुर विश्वविद्यालय के एक सहायक प्रोफेसर हैं पुयास, उनके द्वारा जो पुरातन मणिपुर की पांडुलिपियों हैं उसमें लिखा गया है, प्रयुक्त की गई शैलियों में बना गया है सुबिका पेंटिंग्स, ये मणिपुर में है। सबसे पहले तो जानते हैं मणिपुर में जो सुबिका पेंटिंग है ये जो मैतेई समुदाय है, यानी कि वहाँ का एक ट्राइबल ग्रुप है मैतेई, उनके द्वारा इस पेंटिंग को बनाई जाती है जो सुबिका पेंटिंग्स है। तो आइए जानेंगे कि सुबिका पेंटिंग्स, इसकी खासियत क्या है। मैतेई समुदाय द्वारा बनाया जाता है। 2 ग्रुप मेजर है वहाँ पर मणिपुर में, एक कुकीज़ हैं, एक मैतेई है। अभी दोनों के बीच में विवाद भी हुआ था महिलाओं के साथ कुछ अभद्रता को लेकर से। तो सुबिका पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। इसकी 6 प्रकार की शैलियाँ हैं। जीवंत पांडुलिपियों में सुबिका है, सुबिका अचौबा है, सुबिका लाइसाबा है, सुबिका चौदित है, सुबिका चेथिल है, सुबिका थेंगरा खेल है। सुबिका के माध्यम से मैतेई समुदाय का जो सांस्कृतिक इतिहास है उसके बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले तो जानते हैं ये पांडुलिपि होती क्या है। पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि होती है कि एक ऐसी पुस्तक जब मशीन का निर्माण नहीं हुआ था, जब प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण नहीं हुआ था, तो एक ऐसी पुस्तक जिसका संकलन, जिसको लिखा गया था हाथ थे, जो हस्तलिखित पत्रिका होती है उसको संकलन बना के लिखा जाता है,
तो उसे बोलते हैं पांडुलिपि है, जो मतलब हाथ से लिखा जाता है। इसके चित्रों में रेखाएं खींची गई है, आकार रूप रंग दिया गया है, पैटर्न बनाए गए हैं, इन सब सारे दृश्यों को शामिल किया गया है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये दृश्य छवियां सांस्कृतिक रूपांकनों के रूप में काम करती है, दृश्य प्रभाव पैदा करती है और सांस्कृतिक महत्व है उसको भी व्यक्त करती है। इस पेंटिंग को स्थानीय रूप से कागज को हस्त निर्मित कागज, ध्यान रखिएगा हाथ से बनाते हैं कागज, और उसको जो लेख उसका लिखते हैं पांडुलिपियों में लिखा जाता है, मतलब हाथ से ही लिखा जाता है, हाथ से ही लिखा जाता है। कागज या तो पेड़ की छाल होती है या स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाने वाले कागज होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। एक पोर्टल है जिसका नाम है घर पोर्टल्स। घर पोर्टल्स अगर इसके फुल फॉर्म की बात किया जाए तो गो होम एंड रीयूनाइटेड पोर्टल्स। ये किसके लिए है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण कमीशन ने किशोर न्याय देखभाल अधिनियम के तहत बच्चों को बहाली और उनकी प्रत्यावर्तन के लिए एक डिजिटल निगरानी ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है घर पोर्टल्स। इसके सहायता से होगा क्या? इस पोर्टल के माध्यम से अगर किसी राज्य, देश या जिले के अंतर्गत कोई भी बच्चा अगर खो जाता है तो उसको ट्रैक करने के लिए, उसका नाम सबको दर्ज कर दिया है तो उसे ट्रैक करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से उसको अगर एड्रेस उसका इसमें डाल दिया जाता है तो इस पोर्टल से उसको ट्रैक कर लिया जाता है। उस बच्चे से पूछ कर कि आपका घर एड्रेस कहाँ है, तो उसको अपने राज्य में, अपने देश में, अपने ज़िले में इसे आसानी से पहुँचाया जा सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की अगर बात किया जाए, संरक्षण आयोग की बात किया जाए, तो इसे भारत में 2007 में स्थापित किया गया था। 2007 में स्थापित किया गया था। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका काम क्या है? इसका काम यह सुनिश्चित करना है कि जो सभी कानून और नीतियां और प्रशासनिक प्रणालियां हैं जो संविधान में उल्लिखित बच्चों के राइट्स से संबंधित है उनके अनुरूप ही काम करे, अन्यथा उसके बियॉन्ड काम न करे। ये पोर्टल काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं, घर पोर्टल्स। आगे है हायाबुसा 2 है, ये जापान का मिशन है। ये जापान का मिशन है एक एस्टेरॉयड से, यानी क्षुद्र ग्रह राइगू है, क्षुद्र ग्रह राइगू है। तो इस क्षुद्र ग्रह राइगू पर पता लगाने के लिए, इस पर जो इसके महत्व है इसके बारे में जानने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए एक मिशन जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था, हायाबुसा 2 मिशन। हायाबुसा 2 मिशन तो अभी हाल ही में इसके कुछ सफलता मिली है, क्योंकि जो एस्टेरॉयड राइगू है, जो क्षुद्र ग्रह राइगू है, इससे कुछ नमूने लेकर वापस आया है पृथ्वी पर। इसका एनालिसिस किया गया है। तो इससे पता चला है कि जो पृथ्वी के निकट के क्षेत्रों में धूमकेतु और कार्बनिक पदार्थ हैं उसके प्रमाण भी कुछ यहाँ पर मिले हैं, तो ये विश्लेषण से पता चला है। विश्लेषण से ये भी पता चला है जो उसके सैंपल लाए गए थे, यानी कि जो उसके नमूने लाए गए थे, उसमें कुछ पिघले हुए छींटे भी मिले हैं। तो इस छींटे से पता चला है कि छींटे आए कहाँ से, तो पता चला है कि वहाँ पर जो राइगू है उस पर धूमकेतु के जो धूल के सूक्ष्म उल्कापिंड है उसके बम्बार्ड के कारण से यहाँ पर कुछ छींटे मिले हैं। तो ये है उपलब्धि मिली है। हायाबुसा 2 मिशन जापान का है, क्षुद्र ग्रह राइगू पर उस पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया है। ये राइगू क्षुद्र ग्रह है क्या, एस्टेरॉयड्स है क्या, इसके बारे में जानते हैं। यह जो कार्बोनेसियस यानी कि सी प्रकार का क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड है, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर कार्बन और जो पानी है H2O उसकी मात्रा बहुत अधिक है। आगे है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में दिया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शिपिंग और इस्पात क्षेत्र, यानी कि जो स्टील क्षेत्र है, शिपिंग और स्टील क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पायलट परियोजना के तौर पर जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसका इस्तेमाल करने के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। इस गाइडलाइंस के अनुसार है क्या, जैसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय शिपिंग और इस्पात उद्योगों में जो जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है उसे ग्रीन हाइड्रोजन से बदलने के लिए उस पर ध्यान फोकस करने के लिए कहा गया है। तो आइए जानते हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये होता क्या है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये कहते किसको है, इसे कैसे निकाला जाता है? जब वाटर से, यानी कि जो जल है, पानी के साथ, पानी के अंदर H2O रहता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ से जल से वाटर यानी कि हाइड्रोजन से निकालते हैं। जो जल है इसमें से हाइड्रोजन निकालते हैं। इसे निकालने के लिए, हाइड्रोजन को निकालने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि चाहे जल विद्युत ऊर्जा हो गई, चाहे पवन ऊर्जा हो गई, इन सब सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से निकालने के लिए। तो इसे बोला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ऐसी हाइड्रोजन का जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत में किया जाएगा
इस्पात यानी कि स्टील इंडस्ट्री में, और जो शिपिंग क्षेत्र है वहाँ पर जो बंदरगाह पोर्ट होते हैं उन सब सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। आगे है 1000 मैनेटियों की रिकॉर्ड तोड़ सभा हुई है, ये चर्चा में इसलिए आ गई है। फ्लोरिडा का तट है अमेरिका का, वहाँ पर लगभग 1000 यानी कि 1000 से भी अधिक मैनेटियाँ रिकॉर्ड तोड़ इकट्ठा हुई हैं, जो बहुत ही असामान्य घटना को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है कि जो मैनेटीज होते हैं आमतौर पर ये अकेले रहना पसंद करते हैं, आमतौर पर यह अकेले रहना पसंद करते हैं। ये ठंड के मौसम के दौरान गर्म पानी में इकट्ठा होने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जो ठंड का मौसम होता है तो इन्हें गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो गर्म जल स्रोत का इस्तेमाल करते हैं लोग। तो हाल ही में एक नदी थी, सेंट जॉन्स नदी थी, वहाँ पर उस पानी में तापमान के कारण गिरावट देखने को मिला है। जब पानी में गिरावट देखने को मिला है तो ये इधर उधर भटक रही है, जो गर्म झरना है उसकी तलाश में ये लोग इकट्ठा हो रही हैं एक स्थान पर, तो इसलिए चर्चा में आ गई। तो आइए मैनेटिस के बारे में जानते हैं। बड़ी जलीय स्तनधारी है, ये जलीय स्तनधारी है, जिन्हें कभी कभी समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है, समुद्री गाय भी इन्हें कहा जाता है। मैनेटिस शाकाहारी होते हैं क्योंकि ये 60 से अधिक जो पौधे होते हैं उसको खाते हैं, उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। अगर IUCN स्टेटस की अगर बात किया जाए, IUCN स्टेटस की बात किया जाए तो ये असुरक्षित इसे माना गया है कि ये असुरक्षित महसूस कर रही है। नेक्स्ट है सिरपुर झील है, ये चर्चा में क्यों आ गई। भारत ने इंदौर में रामसर स्थल सिरपुर झील में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 में मनाया गया है। हर साल ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2024 का जो 2 फरवरी में भारत में मनाया गया था, भारत में एक इंदौर में रामसर स्थल है जिसका नाम है सिरपुर झील है, वहाँ पर मनाया गया है। तो इस बार जो विश्व वेटलैंड दिवस है 2024, इसका थीम यानी कि इसका विषय क्या रखा गया है, तो इसका विषय रखा गया है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, यानी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इस बार की थीम रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया कब जाता है, हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 का थीम क्या है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग नाम रखा गया है। तो आइए आर्द्र भूमि के बारे में जान लेते हैं कि आर्द्र भूमि होती क्या है। जैसे कि छिछले पानी की जो तालाब होता है या जो दलदल भूमि होती है उसे ही कहा जाता है वेटलैंड कहा जाता है। इस समय भारत में जो वेटलैंड की संख्या पहले तो 75 थी, अभी 5 नई जुड़ चुकी हैं। पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ जो 5 नई स्थल जुड़े हुए हैं। अब टोटल कितना हो गई है भारत में जो वेटलैंड, जो विश्व आर्द्र भूमि है वो रामसर साइट, जो आर्द्र भूमियों को जो रामसर साइट है उसमें टोटल संख्या कितनी हो गई है भारत की, 80 हो गई है। रामसर एक स्थल है जापान का, एक शहर है जापान का। वहीं पर आर्द्र भूमियों को संरक्षण करने के लिए 1971 में एक कन्वेंशन साइन हुआ था, भारत भी उसका पार्टी बन गया और 1975 में यानी 1975 में उसे लागू कर दिया गया। तभी से जितनी भी आर्द्र भूमि है विश्व स्तर में जो भी देश उसका सदस्य है अगर खतरे में रहता है तो उसको संरक्षित करने के लिए ये लोग रामसर साइट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।